नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वाटर इम्बैलेंस और आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड एक ऐसा विषय है, चाहे आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं, चाहे आप इमरजेंसी मैनेज करते हैं, दोनों ही कंडीशन में चॉइस ऑफ आईवी फ्लूइड करते वक्त ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। यानी किस फ्लूइड को देना है, कब देना है, कितना देना है, किसको देना है, नहीं देना है। इन सारे डाउटों को आज मैं क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आईवी फ्लूइड को चूज करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आईवी फ्लूइड की कंडीशन और वाटर इम्बैलेंस है क्या। वाटर इम्बैलेंस का मतलब क्या है? वाटर इम्बैलेंस ऑल्सो नोन एज द वाटर इम्बैलेंस डिसऑर्डर और वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या वाटर इम्बैलेंस डिसऑर्डर। ये कब की कंडीशन है? ऐसा होगा तो क्या होगा, लिखा है रेफर्स टू द डिसरप्शन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। यानी जब आपके शरीर में वाटर इम्बैलेंस हो जाएगा तो इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ही क्रिएट हो जाएगी। और ऐसा होगा कब? तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर इम्बैलेंस क्रिएट होता है जब आपके शरीर में क्या होगा, जब बॉडी के अंदर लॉस ज्यादा हो रहा होगा और इनटेक कम होगा, तो इस कंडीशन को अपन डिहाइड्रेशन कहते हैं। यानी जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में वाटर का इनटेक कम है, यानी वो वाटर कम पानी पी रहा है और लॉस ज्यादा हो रहा है, जैसे मान लो किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी को डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, तो उस केस में इनटेक तो बहुत कम है लेकिन लॉस ज्यादा है, तो इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन के केस को ट्रीट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आईवी फ्लूइड चाहिए। तो पहली बात ये याद रखनी है कि डिहाइड्रेशन के जो भी केसेस होंगे उसे आप आईवी फ्लूइड की हेल्प से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपकी बॉडी के अंदर गेन ज्यादा हो जाएगा, व्हेन द बॉडी वाटर गेन इनटेक ज्यादा हो जाएगा और लॉस कम होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इट में कॉज ईडिमा। और ऐसी कंडीशन को, यानी ईडिमा की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको डायूरेटिक्स चाहिए होते हैं। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? यानी डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो आपके पेशाब की मात्रा को ज्यादा करती हैं, यानी आपके शरीर से पेशाब के थ्रू वाटर के लॉस को बढ़ा देती हैं और इससे शरीर पर जो स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन के केस में आईवी फ्लूइड देना है, और अगर किसी व्यक्ति में बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है तो उसे ट्रीट करने के लिए आपको क्या देना है? डायूरेटिक्स देना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप आईवी फ्लूइड देंगे किसी व्यक्ति को, तो आईवी फ्लूइड की चॉइस करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? टू थिंग्स कंसीडर व्हेन यू चूज द आईवी फ्लूइड। एक तो उसकी ऑस्मोलरिटी क्या है और कंसंट्रेशन क्या है। यानी आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जो फ्लूइड आप ले रहे हैं वो कितना गाढ़ा है। अब ये जो गाढ़ापन है, इसकी ऑस्मोलरिटी है, इसकी तुलना करनी चाहिए आपके ब्लड प्लाज्मा से। और हमेशा जो चॉइस ऑफ फ्लूइड है, इसकी कोशिश ये करनी चाहिए कि ये आपके ब्लड प्लाज्मा के क्लोज हो, यानी उसकी ऑस्मोलरिटी वैसी ही ऑस्मोलरिटी होनी चाहिए जो हमारे किसकी होती है? ब्लड प्लाज्मा की होती है। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईवी फ्लूइड को देते किन किन कंडीशनों में है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आईवी फ्लूइड को आप एज ए मेंटेनेंस फ्लूइड दे सकते हैं, एज ए रिप्लेसमेंट फ्लूइड दे सकते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन में दे सकते हैं स्पेशल फ्लूइड, और रिससिटेट करने के केस में दे सकते हैं। यानी आपको ये याद रखना है कि मान लो किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो उसे मेंटेन करने के लिए आप दे सकते हैं। या किसी व्यक्ति में, जैसे मान लो रिससिटेशन का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति हाइपोटेंशन की वजह से, बीपी कम होने की वजह से कंडीशन खराब हो रही, बीपी डाउन हो रहा है, तो उसको आप मेंटेन करने के लिए, उसको जो है का है रिससिटेट करने के लिए फ्लूइड दे सकते हैं। या आप ये देख सकते हैं कि मान लो लॉस हो रहा है, जैसे मैंने बताया है कि अगर किसी से बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसको भी आप जो है क्या करेंगे? उसकी पूर्ति करेंगे। तो ये डिफरेंट फ्लूइड हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी और आपके आईवी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी एज सुन एज पॉसिबल एज आपकी सिमिलर होनी चाहिए। अब इसमें क्लासिफिकेशन आप थोड़ा सा देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है आपका यानी जो आईवी फ्लूइड्स है इसका क्लासिफिकेशन आप देखेंगे कि आईवी फ्लूइड इज क्लासिफाइड थ्री ग्रुप्स में ये क्लासिफाई किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, पहला जो क्लासिफिकेशन है ये क्रिस्टलॉइड आईवी फ्लूइड्स होते हैं, दूसरा आपका है कोलॉइड आईवी फ्लूइड होते हैं, और तीसरा होता है आपका, आपको याद रखना है, ब्लड प्रोडक्ट होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड है इसमें क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड और ब्लड प्रोडक्ट, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? तो आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई कोलॉइड, कोई सोल्यूशन, कुछ चीज घोल के बनाया, जैसे नमक घोल करके, ग्लूकोज घोल करके जो चीजें तैयार की जाती हैं, ज्यादातर जो आप फ्लूइड देखते हैं, आईवी फ्लूइड देखते हैं,
वो सभी आपके क्रिस्टलॉइड नेचर के होते हैं, चाहे वो आपका नॉर्मल सलाइन हो, चाहे रिंगर लैक्टेट हो, चाहे आपका डीएनएस हो, ये सारी चीजें जो दिखते हैं। कोलॉइड जनरली कम देखने को मिलते हैं क्योंकि ये थोड़े महंगे भी होते हैं। जैसे इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल कोलॉइड दो प्रकार के होते हैं। आर्टिफिशियल कोलॉइड में आप देखेंगे, जैसे आर्टिफिशियल कोलॉइड में आपका है जिलेटिन है, स्टार्च है, डेक्स्ट्रान है, और नेचुरल कोलॉइड में आप देखेंगे एल्बुमिन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर के जो फ्लूइड है वो क्या है, आपका कोलॉइड है। तीसरा देखेंगे ब्लड प्रोडक्ट, जैसे प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, पीसीबी है। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए कि बेसिक क्लासिफिकेशन आपका क्या है, क्रिस्टलॉइड है, कोलॉइड है और ब्लड प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने क्लासिफिकेशन देख लिया है, लेकिन मैक्सिमम फ्लूइड जो यूज आप कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, वो सभी क्रिस्टलॉइड हैं। इसकी वजह दो हैं। एक तो कोलॉइड और ब्लड प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आपको हॉस्पिटल सेटअप की आवश्यकता चाहिए, यानी एक वेल सेटअप होना चाहिए, क्योंकि इसके केस में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोलॉइड और ब्लड प्रोडक्ट के जो फ्लूइड्स होते हैं ये महंगे होते हैं, यानी इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इनको जनरली आप देखने को कम मिलते हैं। ज़्यादातर अपन क्रिस्टलॉइड से ही काम चलाते हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी सीक्वेंस में। जब आप देखेंगे आईवी फ्लूइड के बाद यहाँ कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है आइसोटोनिक का। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये तीन तरीके के सोल्यूशन आपको ध्यान रखने हैं। अब आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ये क्या है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी फ्लूइड आपके ब्लड प्लाज्मा की जैसी ऑस्मोलरिटी रहता है, यानी उतना ही गाढ़ा है जितना ब्लड प्लाज्मा है, तो उसे आप आइसोटोनिक कहेंगे। और अगर इससे कम गाढ़ा है तो इसे हाइपोटोनिक कहेंगे, ज्यादा गाढ़ा है तो इसे हाइपरटोनिक कहेंगे। और आपको याद रखना है कि जब आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं तो आरबीसी का साइज नॉर्मल रहता है, हाइपोटोनिक देते हैं तो आरबीसी एक्सपेंड हो जाती है, इसके रप्चर होने के चांस रहते हैं, और अगर हाइपरटोनिक देते हैं तो उसमें आरबीसी श्रिंक कर जाती है। ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आइसोटोनिक में क्या एग्जांपल हैं। Fluid having osmolarity equal to extracellular fluid, these solution do not affect the size of RBC. Isotonic fluid are typically administered to patient who need volume expansion, ध्यान देंगे, such as those who dehydrated or have fluid lost, vomiting, diarrhea और blood loss। यानी आइसोटोनिक फ्लूइड आप उस कंडीशन में देंगे जब किसी भी व्यक्ति में आपको वॉल्यूम का एक्सपेंशन करना होगा। जैसे वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए मान लो कोई पेशेंट ऐसा है जो डिहाइड्रेटेड हो चुका है वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से, या ब्लड लॉस ही क्यों ना हो गया हो, तो उस कंडीशन में आप चॉइस करेंगे कि आइसोटोनिक फ्लूइड होना चाहिए। आप नेक्स्ट देखते हैं जैसे नॉर्मल सलाइन। अब ये नॉर्मल सलाइन का आपको ध्यान रखना है, नाम तो ये नॉर्मल सलाइन है और इससे आप ऑस्मोलरिटी इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा कह रहे हैं, लेकिन इसकी ऑस्मोलरिटी कहीं ना कहीं ब्लड प्लाज्मा से ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल सलाइन में 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें इसमें है क्या, कंटेन द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड एज द ब्लड प्लाज्मा। इट इज ऑफन यूज्ड इन वॉल्यूम रिससिटेशन, that dehydration and replace the extracellular fluid due to vomiting, diarrhea और excessive sweating। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपको लग रहा है कि सारी कंडीशन है तो ठीक है, सब में तो वही नजर आ रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो जो नॉर्मल सलाइन है ये कभी भी आपको रीनल फेलियर के पेशेंट में, हार्ट फेलियर के पेशेंट में नहीं देना चाहिए। यानी जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनके अंदर लिवर की कोई प्रॉब्लम है, जिनके अंदर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो जनरली आपको नॉर्मल सलाइन को नहीं देना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि नॉर्मल सलाइन आपको देना कब है। तो नॉर्मल सलाइन के केस में अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है कि जिस पेशेंट के पास आपको थोड़ा बहुत फ्लूइड चढ़ाना है, एक दो बॉटल अगर आपको देनी है, तो आप कोई भी फ्लूइड जनरली दे सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंटों में जहां आप नॉर्मल सलाइन नहीं दे सकते हैं, वहां पे आपको ध्यान रखना है, ऐसे पेशेंट में आपको आरएल चूज करना है, रिंगर लैक्टेट का यूज करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट है आपका, दैट इज द लैक्टेट रिंगर सोल्यूशन या रिंगर लैक्टेट, एक ही बात है। कंटेन इलेक्ट्रोलाइट सिमिलर टू दोज फाउंड इन द blood plasma including the sodium, potassium, chloride, calcium and lactate. It is commonly used for the fluid replacement in patient who are dehydrated, burn और सर्जिकल प्रोसीजर। तो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे आइडियल फ्लूइड माना जाता है, या ये कह सकते हैं सबसे बेस्ट फ्लूइड माना जाता है, वो आपका रिंगर लैक्टेट माना जाता है, क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इसकी जो ऑस्मोलरिटी है ये आपके ब्लड प्लाज्मा जैसी है, तो आपको इस कंडीशन में से चूज करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं आर सॉल्यूशन दोस दैट हैव सिमिलर
यानी वो सोल्यूशन जिनकी लोअर ऑस्मोलरिटी देन ब्लड प्लाज्मा, solution that have lower osmolarity than blood plasma. This means that they have lower concentration of solution such as electrolyte as compared to the fluid within the body cells. Used in case of hypernatremia, overuse can cause the cellular edema और hypotension etc. तो आपको इसको ऐसे समझना है कि जो फ्लूड है उसकी ऑस्मोलरिटी कम है आपके सेलुलर फ्लूड से, तो ये कंडीशन आपको क्या करती है, ये आपको जैसे कहा है कि हाइपरनेट्रीमिया में यूज करनी चाहिए। यानी अगर आपकी बॉडी में सोडियम बढ़ा हुआ है तो सोडियम को डाइल्यूट करने के लिए, उसकी ऑस्मोलरिटी को कम करने के लिए आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें 0.45% नॉर्मल सलाइन या जो मेंशन है 0.45 नॉर्मल सलाइन, क्योंकि जो नॉर्मल सलाइन था उसकी कंसंट्रेशन देख रहे हैं आप 0.9 थी, तो इसमें कम चढ़ाएंगे तो सोडियम को ये डाइल्यूट कर देगा, तो इससे आपको क्या हो सकता है, इससे जो भी सोडियम बढ़ा है वो कम हो जाएगा। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये कभी भी किसी पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में यूज नहीं करना है जिसमें क्या है ऑलरेडी सेलुलर ईडिमा वगैरह है, यानी बॉडी में स्वेलिंग है या उसका बीपी डाउन हो रखा है, हाइपोटेंशन का पेशेंट है, तो उसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन कभी भी आपको नहीं देना है। या ब्रेन का ईडिमा है, मान लो दिमाग में सूजन जिसे अपन कहते हैं, तो उस केस में हेड इंजरी वगैरह के पेशेंट में आपको कभी गलती से हाइपोटोनिक सोल्यूशन नहीं देना है। ध्यान रखेंगे कि हाइपोटोनिक को ब्रेन के किसी भी केसेस में, ब्रेन में अगर कोई ट्रॉमा है, कोई इंजरी है, तो उसमें आपको नहीं देना है। नेक्स्ट आप देखेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन या हाइपरटोनिक फ्लूइड, तो लिखा है सोल्यूशन दैट हैव हायर ऑस्मोलरिटी देन द ब्लड प्लाज्मा, दिस मींस दैट दे हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन such as electrolyte compared to those of the fluid within the body cases। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सोल्यूशन जिनकी ऑस्मोलरिटी आपके बॉडी फ्लूइड से ज्यादा है, तो इसको आप कब देंगे, तो इसके लिए आप देखेंगे एडमिनिस्टर्ड व्हेन hypertonic fluid draw water from the intracellular and interstitial space, intravascular space, leading to increase in the blood volume and plasma osmolarity 0.5% normal saline। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा पेशेंट जिसमें सोडियम अभी मैंने जैसे बताया ज्यादा था तो उसमें आपने हाइपोटोनिक दिया था, लेकिन सोडियम जहां कम है वहां पे आप क्या दे सकते हैं, हाइपरटोनिक दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आता है जिसके शरीर पर सूजन है या जिसको ब्रेन से रिलेटेड कोई इंजरी हुई है, ब्रेन ट्रॉमा हुआ है, तो उसके केस में आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन देंगे। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या करेगा, जो भी ब्रेन सेल्स हैं वहां से फ्लूइड को खींच लेगा और उस तरीके से ब्रेन की स्वेलिंग वगैरह को ये कम कर देगा। तो हेड इंजरी वगैरह के पेशेंट में आपको हाइपरटोनिक सोल्यूशन देना चाहिए, जैसे यहाँ पे 0.5% NaCl सोल्यूशन मेंशन है, तो ये आपको हेल्प करेगा। अब इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डायग्राम मेंशन किया गया है कि जब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल रखेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगी क्योंकि पानी बाहर आ रहा है, आइसोटोनिक में रखेंगे तो जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है, नॉर्मल रहेगी, साइज ऑफ आरबीसी देख रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक, तो इसमें आरबीसी आपकी एक्सपेंड कर जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की डिफरेंट कंडीशन आपके सामने क्या क्या हो सकती हैं। अब एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका चॉइस ऑफ आईवी फ्लूइड। अब ये जो चॉइस ऑफ आईवी फ्लूइड है, किस कंडीशन में कौन सा फ्लूइड देना है, इसको मैंने बेसिकली बहुत कम जो है एरिया में समराइज किया है, कम बात, इतनी बातें अगर ध्यान रखते हैं तो आईवी फ्लूइड को आप बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट के लिए मैनेज कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें मेंशन है कि इन केस ऑफ द डिहाइड्रेशन द पेशेंट शुड फीड विद द नॉर्मल वाटर ओरली इफ पॉसिबल, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ राइल स्ट्यू। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई डिहाइड्रेशन का पेशेंट आता है, जैसे आपने अगर मुन्ना भाई देखी हो तो मुन्ना भाई में वो जो है क्या है, संजय दत्त बोलते हैं कि इसको मुंह से पिलाओ, है ना, उसके डॉक्टर के फादर जो जो बीमार हो जाते हैं तो जूस को मुंह से पिलाने के लिए बोला जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन का पेशेंट अगर आईवी फ्लूइड जो है क्या है, अगर फ्लूइड ले सकता है तो आपको उसे ओरली देना है। ओरली अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उसे राइल्स ट्यूब से कराएंगे, नॉर्मल वाटर फीडिंग कराएंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि अगर उसमें ग्लूकोज वगैरह की मात्रा कम है तो आईवी फ्लूइड से तो ग्लूकोज चला जाएगा तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी न्यूट्रिशन का जो एस्पेक्ट है वो बहुत बड़ा नहीं है। आपको अगर पेशेंट ओरली ले सकता है तो उस केस में आपको ओरली फ्लूइड देना चाहिए, और राइल्स ट्यूब से ले सकता है तो राइल्स ट्यूब से देना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा, इन केस ऑफ द एक्सेसिव वीकनेस और पुअर न्यूट्रिशन द पेशेंट शुड फीड ओरली विद सिंपल वाटर और विद हाई प्रोटीन कंटेंट। इंपॉर्टेंट है ये भी, थोड़ा सा आप देखेंगे कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और लेकिन अगर वो ओरली चीजों को ले सकता है, मुंह से पी सकता है चीजों को, तो आपको ओरली ही देना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ द सीवियर डायरिया द पेशेंट शुड एडमिनिस्टर्ड विद द आईवी फ्लूइड लाइक रिंगर लैक्टेट। तो अगर डायरिया हो रखा है आपको ध्यान देना है, डायरिया के केस में आपको रिंगर लैक्टेट यूज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई पेशेंट वॉमिटिंग का है तो उस केस में आपको नॉर्मल सलाइन को चूज करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरिया के केस में आप रिंगर लैक्टेट ले रहे हैं, लेकिन आप वॉमिटिंग के केस में आप नॉर्मल सलाइन क्यों ले रहे हैं, लोग पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, जब वॉमिटिंग होती है तो हमारी बॉडी से HCl निकलता है और उसमें क्लोराइड आयन की डेफिशिएंसी होने का चांस ज्यादा रहता है। तो क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी इम्बेलेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें वॉमिटिंग के केस में नॉर्मल सलाइन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो रखा है और हाइपोटेंशन है, बीपी कम है, तो उसमें आपको शुड यूज एडमिनिस्टर्ड विद द कॉलॉइड। एग्जांपल जिलेटिन, स्टार्च और एल्बुमिन। जनरली अपन एल्बुमिन यूज करते हैं। तो याद रखना है कि अगर पेशेंट में बीपी बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है और यानी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह का केस है, तो उसमें अगर बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा खून बह गया है और बीपी उसका डाउन हो रहा है, तो आपकी चॉइस उस केस में क्या होनी चाहिए, आपके कॉलॉइड होनी चाहिए। और कॉलॉइड में जनरली अपन एल्बुमिन यूज करते हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि एल्बुमिन कॉलॉइड अगर अवेलेबल नहीं है, तो जैसा मैंने बताया है उस केस में आपको RL वगैरह के साथ जाना चाहिए, रिंगर लैक्टेट वगैरह के साथ जाना चाहिए। हालांकि इसमें नॉर्मल सलाइन के साथ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखेंगे, इन केस ऑफ द ब्लड लॉस एंड चॉइस शुड बी ब्लड प्रोडक्ट इफ अवेलेबल, अदरवाइज यू कैन गो विद द क्रिस्टलॉइड। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति में क्या हुआ है, फ्लूइड का ब्लड का लॉस हुआ है, और अगर ब्लड लॉस में अगर आपके पास ब्लड प्रोडक्ट नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया ब्लड प्लाज्मा या आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम, प्लेटलेट, ये सब नहीं है, तो उस केस में आपको क्रिस्टलॉइड के साथ जाना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल सलाइन है, रिंगर लैक्टेट है, इनके साथ आप जा सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा, ये पेशेंट हैविंग द रीनियल फंक्शन और किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और क्रिटिकल पेशेंट है, तो द फर्स्ट चॉइस मस्ट बी द प्लाज्मालाइट और कार्बिलाइट। अब ये जो प्लाज्मालाइट और कार्बिलाइट, ध्यान रखेंगे, ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनकी ऑस्मोलरिटी एग्जैक्ट हमारे ब्लड प्लाज्मा के जैसे होती है, लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं। ये हायर हॉस्पिटल सेटअप में आपको देखने को मिलेंगे। जनरली इनकी जो कॉस्ट होती है 400-500 रुपये पर बॉटल होती है, तो इसीलिए ये थोड़े महंगे हैं। इन नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास ये सोल्यूशन नहीं है, तो उस दशा में आपको रिंगर लैक्टेट के साथ जाना चाहिए। मैंने कई बार ये जिक्र किया है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि रिंगर लैक्टेट को एक अच्छा फ्लूइड माना जाता है, सेफ फ्लूइड माना जाता है किसी भी कंडीशन में। लेकिन अपन जनरली ऐसा नहीं करते हैं, जनरली लोगों को नॉर्मल सलाइन चढ़ाते देखा होगा आपने, डेक्सट्रोज नॉर्मल DNS चढ़ाते हुए देखा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत अगर फ्लूइड दे रहे हैं, 1-2 बॉटल दे रहे हैं, देन इट्स ओके। लेकिन अगर पेशेंट पे आप दिन में 7-8 बॉटल आपकी चल रही है, ICU में पेशेंट है, तो उसमें पता चला कि पूरे दिन में 7-8 बॉटल चल रही है, उस समय चॉइस ऑफ IB फ्लूइड बहुत क्रिटिकल होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ द पेशेंट हैविंग द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगेन इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, द हाइपर क्लोरेमिया और रीनल मलफंक्शन और द नॉर्मल सलाइन इज एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेटेड। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर क्या है, रीनल प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि उस केस में आपको नॉर्मल सलाइन नहीं देना है। तो ये सारी जानकारी IB फ्लूइड के रिगार्डिंग मैंने आपको दी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो IB फ्लूइड से जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी कोई आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अपनी ग्रुप में जो भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं IB फ्लूइड को लेकर के, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।